हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त भी होंगे। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छे से पढ़ते रहना, पानी आने पीने का ख्याल रखना, गर्मी बहुत है, तबीयत खराब होने से बचना एंड टाइम पर, नहीं तो अपनी जो पूरी मेहनत है वो दाव पे लग जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा इन चीज़ों का। आज किरण प्रकाशिकी का अपना लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 02 ऑफ रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। इसमें देखिए सवाल में कहा जाता है दो समान फोकस दूरी फोकल लेंथ f वाले समरूप अवतल दर्पण आमने सामने व्यवस्था आरेख के अनुसार रखे हुए हैं। फोकस दूरी f दर्पणों के साइज से बहुत ज़्यादा है। एक कांच की सिल्ली जिसकी मोटाई थिकनेस t है और अपवर्तनांक n0 है, दोनों दर्पणों से बराबर दूरी पर दर्पणों के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत S मुख्य अक्ष पर स्थित सिल्ली के मध्य बिंदु पर व्यवस्था आरेख के अनुसार अंतः स्थित है। प्रतिबिंब को S पर ही बनाने के लिए दोनों दर्पणों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए? दोनों दर्पणों के बीच की निम्न दूरियों में से कौन सी दूरी या दूरियां सही हैं? तो देखो सवाल में ये कहा जाता है बेटा, हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है और एक और अवतल दर्पण है। कितने अवतल दर्पण हैं? 2। अब यहां पर कोई वस्तु रखी होती, पट्टी अट्टी नहीं होती, पट्टी वगैरह नहीं होती, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई होती, तो इस वाली दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा? आर, और इस वाली दूरी को भी हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आर आर दूरी, मतलब आर आर नहीं, हाँ बेसिकली ये दूरी आर हो जाती इससे, तो ये वक्रता केंद्र हो जाता। वक्रता केंद्र हो जाता तो अपन जानते हैं कि एक अवतल दर्पण के अगर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी बेटा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, सेंटर पर है तो ठीक है। लेकिन कब? जब ये पूरा सेटअप एयर में होता। लेकिन यहाँ पर पूरा सेटअप एयर में नहीं है, बीच में एक कांच की पट्टी रख दी गई है। बीच में क्या रख दिया गया? कांच की पट्टी, और वस्तु इसके अंदर है। इस पट्टी की मोटाई कितनी है? t। पट्टी की मोटाई कितनी है? t। तो अपन देखें कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी बोली गई है? कुछ बोला है सवाल में? प्रतिबिंब को S पर ही बनाए रखने के लिए दूरी बताई है क्या? ऑप्शंस में भी नहीं है दूरी। चलो देखते हैं। थिकनेस ठीक है, तो चलो इनकी बीच की दूरी मैं मान लेता हूं, इनकी बीच की दूरी कितनी है? x है। x है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई बेटा? x/2 हो गई, आधी। और ये वाली दूरी भी कितनी हो गई बेटा? x/2 हो गई, आधी। ये आधी आधी दूरियां हैं। कैसी दूरियां हैं बेटा? ये आधी आधी दूरियां हैं, ठीक है, x/2। अब इसमें से ये वाली दूरी कितनी है? t। ये वाली दूरी कितनी है? t। तो अब देखो, हम दर्पण के पोल से, ये पोल होता है, दूरी हम कहां से नापते हैं? दर्पण के पोल से ही नापते हैं। तो यहां से अगर हम वस्तु की दूरी नापें तो कितनी आएगी? वस्तु की दूरी लिखें, आभासी दूरी, क्योंकि वस्तु किसी अपवर्तनांक के पदार्थ के अंदर है तो हमें आभासी दूरी दिखाई देगी। तो हम आभासी दूरी, जिसको हम एक्स एपरेंट कह देते हैं, एक्स एपरेंट इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? म्यू उस माध्यम का जिसमें ऑब्जर्वर है, जहां से हम देख रहे हैं, इनटू फिर यहां पर माध्यम की दूरियां और अपवर्तनांक को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो एक्स एपरेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? म्यू ऑब्जर्वर साइड का कितना है? 1, क्योंकि हम देख कहां से रहे हैं बेटा? हम इसको यहां से देख रहे हैं, इसको हम यहां से देख रहे हैं। अब हवा में कितनी दूरी देखना है? हवा में देखना है x/2 माइनस टी। या हम ये वाली दूरी का, ये वाली t/2 हो जाएगी। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? t/2। कुल दूरी कितनी है? t है। कुल दूरी कितनी है? t। तो एयर में दूरी कितनी है? सर एयर में दूरी ये वाली है, ये दूरी हमें हवा में देखना है। तो ये हवा की दूरी, इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा x/2 माइनस t/2। x/2 माइनस t/2। तो हवा में जो दूरी है वो कितनी हुई?
x/2 माइनस t/2 एयर में, ठीक है। यहां पर एयर है, यहां पर क्या है बेटा, एयर है, हवा है, ये हवा में दूरी होगी, ठीक है। ये वाली दूरी x/2 में से ये यहां से यहां तक की पूरी, ये बीच से कितनी है, बीच से दूरी x/2 है। ये x/2 में से t/2 हटा दो, फिर t/2 हमें दूरी देखनी है एक ऐसे माध्यम में जिसका वर्तनांक n0 है, तो अपन कैसे लिखेंगे, प्लस t/2 दूरी के सब वर्तनांक में जिसका माध्यम कितना है, n0 है, ठीक है। तो यहां से x एपरेंट इज इक्वल टू अपन को कितना मिल गया, x एपरेंट का मान आया है ये x माइनस t/2 कर दीजिए और यहां पर प्लस t/2 नॉट कर दीजिए, 2/2 n0 कर दीजिए, ये x एपरेंट है। अब अगर x एपरेंट किसके बराबर हो जाए, r के, किसके बराबर हो जाए बेटा, r के, और r बराबर कितना होता है 2f, r बराबर कितना 2f, ठीक है। अगर सेंटर पर, ये अपन जानते हैं ना, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आगे बता देता हूं कि अगर हमारे पास ये कोई मिरर रखा हुआ है, यहां पर कोई वस्तु है, अगर वस्तु सेंटर पर है तो उसका प्रतिबिंब भी सेंटर पर ही बनता है। एक प्रकाश कण ऐसे जाती है, लौट के इधर आ जाती है, प्रकाश कण यहां गई, लौट के यहां आ गई, प्रकाश कण यहां गई, लौट के आ गई। इमेज कहां पर बनता है बेटा, सेंटर पर ही बनता है। ये दूरी किसके बराबर होता है, r विच इज इक्वल टू 2f, विच इज इक्वल टू कितना बेटा 2f, ठीक है। ऐसा तो x एपरेंट की वैल्यू कितनी हो गई, x एपरेंट की वैल्यू हो गई बेटा कितना 2f, तो 2f इज इक्वल टू x माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 और प्लस t 2n0। हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है x का, तो इसको हम इधर लेके गए, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आ गया बेटा 4f आ गया, कितना आ गया 4f, और यहां पर x माइनस टी प्लस t/n0 बचेगा, प्लस कितना बचा t/n0। यहां से x का मान ज्ञात कीजिए, यहां से बेटा x का मान हल करके ज्ञात कर लो जल्दी से, कितना आ रहा है। अच्छा तो बेटा किए कैलकुलेट इसको, तो जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे यहां से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां से x इज इक्वल टू 4f प्लस t माइनस t/n0, ये वैल्यू आ जाएगी। क्या ऐसा ऑप्शन है, क्या ऐसा ऑप्शन है बेटा, ये रहा ऐसा ऑप्शन। इसके अलावा 4f वाला ये तो गलत हो जाएगा। एक वैल्यू और है, उसके बारे में सोचते हैं। ये इतना ही आएगा, t कॉमन ले लो तो यही आ जाएगा, t कॉमन ले लो इसमें से तो यही आएगी वैल्यू, ठीक है। x इज इक्वल टू 4f प्लस t इंटू 1 माइनस 1/n0 बरोबर। अब देखो दूसरी वैल्यू के लिए अपन सोचते हैं कि दूसरी कहानी, दूसरी वैल्यू कैसे मिल सकती कि इमेज जहां है हमें वही बनानी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दूसरा केस ऐसा हो सकता है बेटा, इसमें सेकंड केस अपन बनाएं, सेकंड केस, सेकंड केस। सेकंड केस में हम कहते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो तो भी ही बढ़िया हो गया ये तो, इमेज वहीं बनेगी, वहीं बनेगी। इमेज कहां बनेगी, जहां पर वस्तु है वहीं पर ही। अब देखो ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो हटाओ, ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया है। अब देखो इसके 2 आंसर हैं, पहला दूसरा आपको दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैंने बोला जैसे पहला पार्ट है इसमें 2 आंसर सही हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा पार्ट लिटरली अच्छा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने एक पार्ट सॉल्व किया तो एक को टिक करें और आगे बढ़ जाएं, जबरदस्ती तुक्के मत मारें, क्योंकि फिर आपको इसके आंसर, फिर इसके नंबर मिल जाएंगे। अगर गलती से गलत तुक्का लगा दिया तो इसके भी नंबर चले जाएंगे, है ना, तो इससे बचना है आपको। अब देखो दूसरा पार्ट, मायावी पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में क्या सीन है बेटा, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, मान लीजिए यहां पर अपने मिरर्स हैं,
यहां पर अपने मिरर है। अरे यार क्या कर रहे हो ये? नारायण, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर, आवाज आ रही है? दूसरे पार्ट में क्या, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये फोकस पर रखी है, फोकस दूरी के इक्विवेलेंट दूरी है। ये वाली दूरी अपन कही रहे थे t/2 है, और ये वाली दूरी हमने कहा था x माइनस टी अपॉन 2, x माइनस टी अपॉन 2 है। और x अपरेंट हमने लिख लिया था, x अपरेंट कितना आया था? x अपरेंट आया था x माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी अपॉन 2 म्यू नॉट, टी अपॉन 2 म्यू नॉट, या म्यू नहीं n नॉट था, मेरा म्यू लिखने की आदत है, म्यू लिखने की आदत है। चलिए उधर टी नॉट लिखा है, टी नॉट नहीं बेटा, वो टी ही रहेगा। कितना है? टी है। अब देखो ध्यान सुनना, डायग्राम देखना। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखी है, तो इससे लाइट रे एक जाएगी, मान लीजिए इससे लाइट रे गई, ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो ये इसके समांतर हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी, है ना। ये पहला रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन नंबर 1, रेडियस नहीं, ये रिफ्लेक्शन नंबर 1 मिरर M1 से, मिरर M1 से, इस मिरर को हमने कहा M1। तो ये M1 पर आई, टकराई, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हाँ सर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये इधर गई, इधर गई, सीधी गई, सीधी निकल जाएगी, लंबवत आपतित हुई है, यहाँ पर लंबवत आपतित हुई है, तो ये सीधी चली जाएगी। फिर यहाँ से M2 से रिफ्लेक्ट होगी, M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद अभी M2 पर समांतर प्रकाश किरण आई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी? M2 पर जो प्रकाश किरण आपतित हुई है दर्पण 2 पर, ठीक है, वो समांतर आई है, ठीक है, समांतर किरण है, पैरेलल। तो प्रतिबिंब कहां बनाएगी सर? फोकस बनाएगी। तो अब तीन नहीं, 2 परावर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, वो फोकस पे बनेगा। वो किस पे बनेगा? फोकस पे। तो इसमें ये स्पेशल केस था, इसमें क्या था बेटा? ये स्पेशल केस था, नहीं तो ये मेंस जैसा सवाल हो जाता, ठीक है। लेकिन आधा पार्ट तो आसान था ही ना। प्रकाश कण यहाँ फोकस पे, फोकस से गई, टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई 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 गई, टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश कण इस दर्पण पर आपतित हुई, तो टकराने के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा भाई साहब? वो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। तो अब देखिए, तो जो एक्स अपरेंट है वो किसके बराबर हो जाए? एफ के। एक्स अपरेंट का जो मान कह रहे हैं अपन, ये एफ के भी बराबर हो गया। वैसे 2f के बराबर अपन ने बोला था, अगर एफ के भी बराबर हो गया तो भी इधर से जाएगी, टकराएगी, फिर इधर टकराएगी, प्रतिबिंब अंततः फोकस पर बनेगा। ऐसे इस दर्पण से होगा कि अगर ये एफ है तो इस दर्पण के लिए भी बेटा ये एफ हो गया, ये एफ है, तो प्रकाश कण यहां जाएगी, मुख्य इससे टकराएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, फिर इससे टकराएगी, प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा बेटा सेंटर, यहीं पर, फोकस पर ही, जहां पर ऑब्जेक्ट है वो। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो एक्स अपरेंट है ये किसके बराबर हो जाए? ये बराबर हो जाए एफ के, एफ के बराबर हो जाए, ठीक है। तो भी हमें जहां प्रतिबिंब चाहिए वही बनेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी? x माइनस टी बाई 2 प्लस टी अपॉन 2n0 इज इक्वल टू कितना हो गया? f। तो x माइनस टी प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 2f। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2f माइनस माइनस प्लस टी माइनस टी 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 नॉट बचेगा बेटा, सॉरी n नॉट बचेगा यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा? n नॉट। ये आंसर होगा, ये आंसर हो गया 2f प्लस टी माइनस टी बाई n नॉट। डन, डन सर, डन। तो एक आंसर आपको ये वाला भी मिल जाएगा। ये ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज थी इसमें, ये अच्छा केस था, अच्छा केस था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपन सोच नहीं सकते थे, अपन कर नहीं सकते थे। अपन बहुत सारे ऐसे केस करते हैं कि जब 2 दर्पण रखे होते हैं तो एक से प्रकाश कण निकलती है, टकराती है, दूसरे से टकराती है और फिर यहाँ पर आके मिलती है, प्रतिबिंब बनता है ना। कोइंसाइड वाले केस होते थे, तो उनमें तो क्या होता कि एक कॉमन सेंटर होना मांगता था। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन फोकस हो जाएगा ना तो भी आंसर आएगा, कॉमन फोकस हो गया तो भी आंसर आएगा। तो या तो कॉमन सेंटर हो, तो कॉमन सेंटर होगा तो क्या होगा? अगर दोनों का सेंटर यही है, ठीक है, ये सेंटर पर है,
सेंटर पर, तो प्रकाश कण जाएगी, इससे टकराएगी, इसका प्रतिबिंब यहीं बन जाएगा, फिर प्रकाश कण जाएगी, इससे टकराएगी और फिर प्रतिबिंब यहीं बन जाएगा, प्रतिबिंब यहीं बन जाएगा। ठीक है, एक एक परावर्तन के बाद। लेकिन इसमें क्या है कि यहां से प्रकाश कण गई, पहले इससे टकराई, मुख अक्ष के समांतर हुई, फिर इससे टकराई, कहां मिलेगी, फोकस पर बनेगी, तो वहीं पर इमेज बनेगा जहां पर अपन को चाहिए। ठीक है, अगर ये वाला केस पसंद आया है तो कमेंट में एक बार ओपी हो जाए, कमेंट में क्या हो जाए बेटा, एक बार ओपी। अच्छा केस था वास्तव में। चलिए अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल कहता है प्रकाश की एक किरण n अपवर्तनांक वाले एक गोले की सतह पर आपतन कोण थीटा नॉट पर आपतित होती है। यह किरण आंशिक रूप से गोले में अपवर्तन कोण फाई से अपवर्तित होकर आंशिक रूप से गोले की पिछली सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तित किरण इसके पश्चात आंशिक अपवर्तन के बाद गोले से बाहर निकल जाती है। तो इस निकली हुई किरण का आपतित किरण के साथ पूर्ण विचलन अल्फा है, नीचे दिए गए। ये कॉमन टाइप का सवाल है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते रहे हैं, मेंस में तो कम, एडवांस में पूछे जाते रहे हैं। आइए देखते हैं, सवाल पढ़ के समझ आया कि कॉमन टाइप का सवाल है। ये गोला है, इसमें कुछ नहीं, जो गोला है ना, गोला, ये सामने से आपको वृत्त दिख रहा है, तो गोला या वृत्त की प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। यहां पर एक प्रकाश किरण आई, इस तरीके से अविलंब खींचेंगे। अविलंब हमेशा कहां से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा। अविलंब कहां से गुजर गया, सेंटर से गुजर गया। अब यहां पर ये अपवर्तित हुई, क्या हुई, अपवर्तित हुई। ठीक है, अपवर्तित होने के बाद इस जगह यहां पर अपवर्तित हुई। ठीक है, हम यहां पर भी अवलंब खींच देंगे, एक यहां पर भी हमने अवलंब खींचा। ठीक है, और यहां पर ये कह रहे हैं प्रकाश कण परावर्तित हुई या कुछ भाग परावर्तित हुआ, कुछ भाग परावर्तित हुआ ऐसे। ठीक है, यहां पर भी अवलंब खींच लो बेटा एक, और ये अंततः यहां पर अपवर्तित हो गई, दूसरे माध्यम में चली गई। तो देखो ये आपतन कोण कितना बोला है, थीटा नॉट। आपतन कोण कितना, थीटा नॉट। ये वाला कोण कितना बोला है बेटा, फाई नॉट। फाई नॉट ही बोला है। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण फाई नॉट से अपवर्तित होकर गोले की पिछली सतह से परावर्तित होती। गोले की पिछली सतह मतलब यहां पर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। यहां पर परावर्तन हो रहा है तो अपन एंगल डिसाइड करते हैं। ये एंगल अगर फाई नॉट है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, फाई नॉट ही होगा, फाई नॉट ही होगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, ये रेडियस बन जाएगी, और ये भी क्या बन जाएगा बेटा, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये फाई नॉट। ठीक है, यहां पर परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन कोण भी फाई नॉट होगा। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण इसके पश्चात आंशिक अपवर्तन के बाद गोले से बाहर निकल जाती। आंशिक अपवर्तन के बाद यहां से गोले से बाहर निकल जाती, अपवर्तन की बात की है। अब देखो ये एंगल फाई नॉट है, ये एंगल फाई नॉट है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बना। कैसा त्रिभुज बना बेटा, समद्विबाहु। ए भी आर है, ए भी आर है, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। ये वाला कोण कितना है, फाई नॉट है। यहां पर मान लीजिए क्या है, एयर, इसका वर्तनांक हम कितना मान लेते हैं, म्यू, तो ये थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट ही होगा। ये भी क्या होगा, थीटा नॉट। सर कैसे होगा, हमने कहा चलो इसको बीटा मान लो, हम अभी सिद्ध कर देते हैं। तो यहां पर मैं स्नेल्स का नियम लगाऊं इस सतह पर, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू साइन थीटा नॉट। 1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन फाई नॉट। साइन फाई नॉट समीकरण नंबर 1। अब यहां पर स्नेल्स का नियम लगाओ, इस सतह पर की प्रकाश कण यहां से आई और फिर यहां चली गई, तो अपन क्या लिखेंगे, म्यू इंटू साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन बीटा कह दिया हमने। अब ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 से देख लो कि म्यू, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर साइन थीटा नॉट बराबर हो जाएगा, यहां इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा, साइन बीटा, है ना। इन दोनों समीकरणों से ये बराबर बराबर है। ठीक है, तो थीटा नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बीटा के ही बराबर हो गई। तो अब मैं इसको बीटा नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं थीटा नॉट ही लिख देता हूं। ये जो बीटा हमने माना था ये किसके बराबर आ गया, थीटा नॉट के बराबर आ गया। ठीक है मास्टर, हाउ मास्टर, ठीक है, एकदम गजबे है, गजबे है। चलो
अब विचलन कोण, पूरा विचलन कोण, तो देखो यहां पर किरण किस सेंस में घूमी, यहां जा रही थी, यहां घूम गई, कौन सेंस में, क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी किरण यहां जा रही थी, यहां पर भी क्लॉकवाइज घूमी। तो तीनों जगह पर प्रकाश किरण एक ही सेंस में घूम रही है, एक ही सेंस में विचलित हुई, यहां पर भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज विचलन हुआ, यहां पर भी क्लॉकवाइज विचलन हुआ, ठीक है। तो जो कुल विचलन कोण है अल्फा, वो कितना हो जाएगा, यहां का विचलन कोण अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन, तो अपवर्तन में विचलन कोण कितना होता है, डेल्टा किसमें, अपवर्तन में, ये हम लिखते हैं मॉड ऑफ आई माइनस आर, ठीक है। और डेल्टा परावर्तन में अपन क्या लिखते हैं, परावर्तन में होता है 180 माइनस आई, 180 माइनस आई लिखते हैं आपतन कोण। तो यहां पर कौन सा कोण बड़ा होगा, थीटा नॉट बड़ा होगा, फाई नॉट छोटा होगा, क्योंकि थीटा नॉट कहाँ है, एयर में है, कहाँ है बेटा, एयर में, हवे में। तो हम लिखेंगे थीटा नॉट माइनस फाई नॉट प्लस यहां पर 180 माइनस आपतन कोण कितना है, फाई नॉट है, इस सतह पर आपतन कोण कितना है सर, फाई नॉट है, तो 180 माइनस 2 फाई नॉट, ओके। फिर यहां पर देखेंगे तो थीटा नॉट ज्यादा होगा, ये विरल माध्यम में कोण ज्यादा, सघन में कम, तो यहां पर अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के लिए ये वाला सूत्र आई माइनस आर या आई माइनस आई, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो बड़ा कौन होगा बेटा, थीटा नॉट, तो ये हो गया थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 180 प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट, माइनस 4 फाई नॉट, ऐसा आ गया। ऐसा आ गया, डन डन। अब ये पूछ क्या रहे हैं कि अलग अलग मानों के लिए n का मान अलग अलग है, n अपवर्तनांक है, n को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, म्यू बोल रहे हैं, n को क्या बोल रहे हैं बेटा, म्यू बोल रहे हैं, फिर ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो पहले केस में कितना दिया है कि अगर n का मान अपवर्तनांक 2 है, अपवर्तनांक 2 है तो अल्फा बराबर 180 होगा, ऐसा वैसा, n का मान 2 है तो अल्फा बराबर 180 होगा। तो n का मान 2, n का उपयोग कहाँ आया है, अपवर्तनांक में आया है। तो यहां से हमें रिलेशन मिलेंगे कि देखो हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 180 प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। अब देखो बेटा यहां पर हमारे पास रिलेशन है ना, एक तो ये है ही, ये तो अलग अलग केसेस में हमें फाई नॉट के मान निकालने पड़ेंगे। तो देखो अब वर्तनांक म्यू इज इक्वल टू कितना दिया है 2, और अल्फा का मान कितना कह रहे हैं, 180 कह रहे हैं, 180 कह रहे हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन था साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन फाई नॉट, साइन फाई नॉट, म्यू का मान 2 ले लो तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ फाई नॉट, साइन ऑफ फाई नॉट। तो अब ये रिलेशन निकालना है हमें इसमें, तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ। सर क्या काम करोगे, हमने कहा हमको कच्छू समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या काम करें, कच्छू समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या काम करें। सोचते हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं कि क्या काम किया जा सकता है। यहाँ थीटा नॉट है, अच्छा अल्फा का मान इतना दिया है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा बेटा। ये क्या कह रहे हैं, अल्फा बराबर 180 है, क्या ये सही है नहीं है चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये अल्फा का मान कितना बोला है इन्होंने, 180 है ना, ध्यान देना, अल्फा का मान कितना 180 इज इक्वल टू 180 प्लस 2 थीटा नॉट प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। 180 से 180 गए, यहाँ से थीटा नॉट का मान किसके बराबर आ गया, 2 फाई नॉट के। थीटा नॉट का मान किसके बराबर आ गया बेटा, 2 फाई नॉट के बराबर आ गया। तो अब इसको हम यूज करेंगे बेटा इस इक्वेशन में, ये कैलकुलेशन है इस सवाल में। साइन थीटा नॉट की जगह क्या लिख दो, 2 फाई नॉट लिख दो, ठीक है सर, इज इक्वल टू कितना, 2 साइन फाई नॉट, 2 साइन फाई नॉट। अब यहाँ पर आप यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, तो क्या लिखोगे, 2 साइन फाई नॉट कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट। फाई नॉट से फाई नॉट बाबा टिल्लू गया, तो यहाँ कॉस फाई नॉट का मान कितना आ गया, 1 आ गया, अर्थात फाई नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। सर ये 2 से 2 भी कट जाएगा,
2 से 2 भी कट, फाई नॉट कितना आ गया भाई साहब, 0 आ गया। फाई नॉट 0 आ गया तो थीटा नॉट भी 0 हो गया, क्योंकि थीटा नॉट बराबर कितना है, 2 फाई नॉट है, 2 फाई नॉट, फाई नॉट 0 है तो थीटा नॉट का भी मान किसके बराबर आ गया, 0 के ही बराबर आ गया। तो इस केस में जब अपवर्तनांक 2 है और अल्फा की वैल्यू 180 है, इस केस में हमने दोनों वैल्यूज निकाली। हमने देखो यहां पर हमारे पास 3 अज्ञात हैं, बेसिकली टोटल 4 अज्ञात हैं, एक अल्फा नहीं, हाँ एक म्यू, एक फाई नॉट और एक थीटा नॉट, ठीक है। तो इस केस में इन्होंने अल्फा की वैल्यू दी, म्यू की वैल्यू दी, इन दोनों की वैल्यू पूछ ली, इनकी वैल्यू पूछ ली, अपन ने निकाल ली, ठीक है। चलिए इक्वेशन कितनी हो गई थी हमारे पास, 4 इक्वेशन है और 4 ही अज्ञात है, तो कुछ की वैल्यू इनको देनी पड़ेंगी। अब वैल्यू दी नहीं गई है, जैसे एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है स्नेल्स लॉ की। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी, 2 इन्फॉर्मेशन दे दी, 4 अज्ञात हैं तो 4 हमें ज्ञात राशियां, सॉरी 4 अगर अज्ञात हैं तो हमें 4 समीकरण चाहिए, लेकिन हमारे पास समीकरण बेसिकली कितने हैं, 2 ही हैं। बेसिकली हमारे पास समीकरण कितने हैं, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन्होंने 2 समीकरण दे दिए, ये मान लो म्यू नॉट का मान दे दिया, अल्फा का मान दे दिया, तो 4 में से हमारे पास म्यू नॉट अल्फा नॉट हो गया। तो अब समीकरण हमारे पास 2 हैं, हमने 2 अज्ञात राशियां निकाल ली। आगे की ऑप्शंस में भी हमको बेटा यही करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 0 डिग्री, ये किस किस के मान है, आई थिंक थीटा और फाई के मान है इसमें, थीटा और इफ, हाँ इतना है तो थीटा नॉट के सभी मान होंगे, थीटा नॉट के मान 0 डिग्री, थीटा नॉट का मान कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। फाई का पूछ जाता तो वो भी कितना आ रहा है, 0। तो पी का कितना हो गया, 5, पी का हो गया बेटा 5। अब इससे आप कुछ तो गलत कर लोगे, कुछ तो गलत कर लोगे, 2 ऑप्शंस गलत कर लिए, 2 ऑप्शंस हमने गलत कर लिए, बरोबर। तुक्का भी मारना है, तुक्का भी मारना है। अब एक मार सकते हो, ये मोर देन 1 वाला नहीं है कि सर आप कभी कहते हो कि तुक्का मत मारना, बेटा मोर देन 1 में मैंने क्या बोला, मोर देन 1 में आपको एक आंसर पता चल गया, आंसर 2 हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है, तो सिंगल करेक्ट ही है भाई। वैसे तो मैं ये कहता हूं कि पूरा सॉल्व करो, है ना, आप किसी क्वेश्चन को अगर तुमने आधा सॉल्व किया तो पूरा भी कर सकते हो, लेकिन मोर देन वाले क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं बेटा कि आप एक ऑप्शन तो आसानी से ढूंढ लो, बचे हुए ऑप्शन में परेशानी हो, बचे हुए ऑप्शन में डिफिकल्टी हो, आपको ऐसा किया जाता है। तो मान लीजिए कभी डिफिकल्टी हो रही है, एक आप सही कर चुके हैं तो फिर दूसरा सॉल्व करने की कोशिश करिए, हो जाए तब तो बढ़िया है, नहीं हो तो फिर आप एक टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, अब दोनों में से एक सही है, दोनों में से एक सही है, ठीक है। तो 50-50% चांस है, प्रायिकता सही होने की 1/2 है, एक से ज्यादा तो हो नहीं सकते। अगर आप छोड़ दोगे तो 0 नंबर मिलेगा, छोड़ दोगे तो 0 नंबर मिलेगा। आपने टिक किया, सही टिक किया तो हो सकता है +3 या +4 जितने का भी है +3 मिल जाए, +3 मिल जाए। और मान लीजिए आपसे गलत टिक हो गया तो आपको -1 मिल जाएंगे, -1 मिल जाएंगे, ठीक है। छोड़ दोगे तो 0। अब इसकी प्रायिकता 50-50% है, इसकी भी कितनी है 50%, इसकी भी कितनी है 50%, ठीक है। तो चांस है कि 50% है, सही हो गया तो आपको फायदा हो जाएगा +3 मार्क्स का, ऐसा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि तुक्का मारना है, अपन इन पे भी चलेंगे, इनको भी देखेंगे। वो तो मैं वर्स्ट केस में बता रहा हूं कि अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बस घंटी बज गई, इतना ही टाइम था, अब घंटी बज गई, तो घंटी बज गई ना तो छोड़ के मत आना, अगर 2 गलत करती हैं टिक कर देना, दोनों में से कोई भी। चलिए अब आर के लिए चेक करते हैं, आर अलग अलग है, हाँ इधर क्यू है, इधर ये सेकंड वाला क्यू अलग अलग है, अलग अलग है। S4 चेक नहीं करना, S4 चेक नहीं करना, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों में ही 4 आने वाला है, या तो इसको चेक कर लो या इसको चेक कर लो। तो अपन चेक करने चलते हैं क्यू वाला, ठीक है। अभी अपन ने कौन सा चेक किया था बेटा, पी वाला, पी वाला चेक किया था। अब अपन चेक करेंगे कौन सा, क्यू वाला, क्यू वाला। तो क्यू वाले में कहा जाता है म्यू का मान कितना है, √3, अल्फा का मान 180 है, तो ऐसे ऐसे मान संभव होंगे। तो अब डिफिकल्ट नहीं है भाई, है ना, इसमें अगर आपने एक कर लिया तो डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कह रहे हैं म्यू का मान कितना ले लो, √3, और अल्फा का मान कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना था,
म्यू की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू साइन फाई, स्नेल्स लॉ वाली इक्वेशन, स्नेल्स के नियम वाली इक्वेशन, ठीक है। साइन थीटा नॉट बराबर इतना, ठीक है। और अल्फा बराबर 180 के लिए ये मान बराबर बराबर आ गए थे शायद, चलो देखते हैं। अब देखो अल्फा बराबर 180 डिग्री के लिए, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास था 180 प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट, माइनस का 4 फाई नॉट, इसका मान कितना 180 प्लस 180 प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट, इससे एक कट गया, तो यहाँ से थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आई है 2 फाई नॉट, ये हम पहले ही निकाल चुके, आपका काम बच जाता पहले ही कि अल्फा बराबर 180 है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी आप जाते हैं ना सॉल्व कर, चेक करने ऑप्शन चेक करने, तो अब इसको चेक वैसे ही मत करो, है ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में 180 ही है, 180 वाला चेक कर लो, तो हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिला। अब इस रिजल्ट को हम इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन को उठाओ बेटा, यहाँ से इस इक्वेशन को उठाएंगे तो साइन थीटा नॉट की जगह क्या लिखा 2 फाई नॉट इज इक्वल टू √3 इंटू साइन फाई नॉट, साइन फाई नॉट। अब इसमें फिर से वही सूत्र लगाएंगे, 2 साइन फाई कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू √3 साइन फाई नॉट, फाई नॉट से फाई नॉट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास कॉस फाई नॉट, तो कॉस फाई नॉट इसका मान कितना आया √3/2, √3/2 अर्थात फाई नॉट का मान कितना आ गया कॉस 30 डिग्री, फाई नॉट कितना आ गया 30 डिग्री, तो थीटा नॉट कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा नॉट कितना आ गया 60 डिग्री, ऐसे हमें ये दो मान मिल गए हैं, ये दो मान मिल गए हैं। तो अब इसके लिए ढूंढिए, थीटा नॉट का मान पूछे हैं, तो एक तो सॉल्यूशन आएगा 60 डिग्री आ ही रहा है ना, ये थीटा नॉट के मान है, थीटा नॉट के मान ये और में है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो 0 डिग्री तो पहले ही से चल रहा था, है ना, 0 डिग्री तो इस केस में ही आया था, इस केस में थीटा नॉट बराबर 0, तो अच्छा तो इसके सॉल्यूशन में अपन ये कह सकते हैं, एक तो इसका सॉल्यूशन ये है, ये दोनों बराबर नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं भाई, कहाँ जाइए, किसके सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, इसके, तो यहां से हमें 60 डिग्री मिल रहा है, कितना मिल रहा है बेटा 60 डिग्री का मान, अब ये 0 तो बेटा सॉल्यूशन है, 0 तो इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगी, है ना, 0 क्यों है हर एक ऑप्शन में, ये भी देख लो, अगर हम यहाँ पर फाई नॉट की वैल्यू 0 लेते हैं, थीटा नॉट भी 0 आएगा, थीटा नॉट की वैल्यू 0 है तो फाई नॉट भी 0 आएगा, तो 0 तो सॉल्यूशन है ही इस इक्वेशन के, हमेशा इस इक्वेशन के हमेशा, ये तो है ही, ये तो आंसर आ गया। और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो इस इक्वेशन के, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू √3 साइन फाई नॉट है, साइन फाई नॉट है, तो अगर हम कहें यहाँ पर थीटा नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट इज इक्वल टू 0 है, तब भी ये क्वेश्चन तो सेटिस्फाइड है ही, तो 0 तो सॉल्यूशन है ही है, इसलिए सभी ऑप्शन में 0 है ना, इसमें भी 0 है, तो सेकंड वाला हो गया। क्यू का कौन सा हो गया बेटा सेकंड वाला, इतने में आप आंसर तक पहुंच जाओगे। क्यू का कौन सा हो गया भाई सेकंड वाला, क्यू का सेकंड वाला, फर्स्ट ऑप्शन का सही, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। अब इनको चेक करने की आपको आवश्यकता भी वैसे नहीं है, लेकिन आप करना चाहो अपने मन की तसल्ली के लिए, खुद की खुशी के लिए, तो बिल्कुल चेक कर सकते हो। इसमें इसका भी मान दिया, इसका भी मान दिया है। अच्छा ये वाला मैं चेक करके बता देता हूँ, फोर्थ वाला, इसमें म्यू का मान दिया, थीटा नॉट का मान दिया, अल्फा के मान पूछे हैं कि अल्फा का मान क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग है, ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें अल्फा का मान नहीं दिया, थीटा नॉट का मान दिया है, तो इसके लिए चेक करूं फोर्थ वाले के लिए, फोर्थ वाला, तो म्यू इज इक्वल टू कितना दिया है सर √2, म्यू बराबर कितना दिया है √2, थीटा नॉट बराबर दिया 45, थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना दिया 45 डिग्री, ठीक है, तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू का मान कितना है √2 इंटू साइन फाई नॉट, इसके मान रखो साइन
45 डिग्री इज इक्वल टू √2 इंटू साइन फाई नॉट, तो इसका मान 1/√2 आ गया, इज इक्वल टू इधर से √2 है, इज इक्वल टू साइन फाई नॉट है। तो साइन फाई नॉट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? साइन फाई नॉट की वैल्यू 1/2 मिल गई है। तो फाई नॉट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? 30 डिग्री। फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री, बरोबर। फाई नॉट इक्वल टू 30 डिग्री इस केस में आया। अल्फा निकाल लो, अल्फा का मान अपन क्या लिखेंगे? 180 माइनस 2 प्लस 2 थीटा नॉट बोले तो 45 डिग्री माइनस 4 फाई नॉट का मान कितना है? 30। ये अल्फा का मान चल रहा था हमारे पास, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 प्लस 90 माइनस 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आया? 270 माइनस 120 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया? अल्फा इज इक्वल टू 150 डिग्री, 150 डिग्री। दिस इज द आंसर, दिस इज द कूल आंसर। समझ गए बेटा बात को? हाँ सर समझ गए, 150 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एस का फोर्थ ही हो जाएगा, एस का फोर्थ। ये आप चेक करना होमवर्क। हमने बेसिकली सबके लिए चेक कर लिया है। पी के लिए, ये क्यू के लिए चेक किया है, और ये एस के लिए, फोर्थ नहीं एस के लिए चेक किया है, बरोबर बेटा? ओके। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। दो समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्मों P1 P2 को एक दूसरे की भुजाओं के समांतर निर्वात में चित्रानुसार रखा गया है। प्रकाश की एक किरण P1 पर आपतन कोण थीटा से इस तरह से आपतित होती है कि बाहर जाती हुई किरण का प्रिज्म P2 द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है, ठीक है। P1 पर आपतन कोण थीटा है और P2 से क्या हो रहा है? न्यूनतम विचलन कोण हो रहा है। P1 P2 के अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना है, तो थीटा का मान हमें बताना है, और बीटा के पदों में बीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है कि थीटा कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है। एक दूसरे की भुजाओं के समांतर निर्वात में रखे हुए हैं। चलो, इसका अपवर्तनांक कितना बेटा? μ1, और इसका अपवर्तनांक कितना? μ2। समबाहु त्रिभुज हैं, तो एक प्रिज्म के कोण हमें पता है कि इसका भी कोण कितना? a बराबर 60 डिग्री, इसका भी कोण हमें पता है a बराबर 60 डिग्री। अब प्रिज्म 2 के लिए तो बहुत सारी चीजें आसान हो गई। प्रिज्म 2 के लिए न्यूनतम विचलन बोल दिया ना प्रिज्म 2 के लिए, तो प्रिज्म 2 के लिए न्यूनतम विचलन बोला है, तो R1 बराबर R2 बराबर a/2 हो जाता है। R1 बराबर R2 बराबर R बराबर a/2। न्यूनतम विचलन के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। न्यूनतम विचलन में I और E भी बराबर होते हैं, I तथा E बराबर होते हैं, R1 R2 भी बराबर होते हैं, और वो a/2 के बराबर होते हैं। ए का मान हमारे पास है, तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू R2, या R की वैल्यू अपवर्तन कोण कितना आ गया? a/2। ए का मान 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री आ गया। ए का मान कितना है? 60 डिग्री, तो कितना आ गया? ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इस प्रिज्म के लिए हम आपतन कोण भी निकाल सकते हैं। सेकंड प्रिज्म के लिए आपतन कोण, सर कैसे? स्नेल्स लॉ लगाओ। तो मान लीजिए यहां पर ये अभिलंब है, यहां पर क्या है? ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। यहां से प्रकाश किरण आई, देखो रे डायग्राम कैसा बन रहा होगा। यहां से प्रकाश किरण आई, इसके अंदर गई, इसके अंदर जाने के बाद यहां पर अपवर्तित हुई, इस तरीके से यहां पर अपवर्तित हुई, और उसके बाद यहां से ऐसे जाके चली गई बेटा, इधर इधर चली गई। तो ये वाली जो कहानी है वो प्रिज्म 1 के लिए है, प्रिज्म 1 के लिए, ये प्रिज्म 2 के लिए। तो यहां पर हम इसके लिए I कितना कह देते हैं? I2। ये निर्गत कोण, ये यहां पर भी अभिलंब खींचो, यहां पर भी अभिलंब खींचो, तो ये I2 है और ये E है, E2 कह दो। यहां पर अभिलंब खींचे तो ये वाला कोण कितना? अरे यार, अभिलंब ऐसा होता है क्या? दो प्रिज्म है। पहले प्रिज्म के लिए तो सब कुछ मिल गया अपन को।
इसको हम E1 कह रहे हैं, पहले प्रिज्म पर आपतन कोण, दिस इज E1। तो यहां पर हम स्नेल्स का नियम लगाएं तो 1 इंटू साइन I2, 1 इंटू साइन I2 है ना, बीच में एयर आपको दिख रहा है, इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन R, साइन R। तो 1 इंटू साइन I2 का मान कितना, म्यू का मान कितना है √3 दूसरे प्रिज्म के लिए, और साइन R का मान 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बोले तो 1/2, R का मान 30 डिग्री है बेटा। तो I2 का मान यहां से कितना आ गया, I2 का मान हमें मिल गया 60 डिग्री, I2 का मान कितना मिल गया बेटा, 60 डिग्री मिल गया। ये I2 हमें 60 डिग्री मिल गया है। चलिए I2 कितना मिल गया, 60 डिग्री। अब इसके लिए हमें कोण मानने पड़ेंगे, तो हमने ये वाला कोण मान लिया है कितना, R2, ये वाला कोण कितना मान लिया, R1, R2, R1। क्या हमें I1 और E2 में यहाँ से कुछ रिलेशन मिल सकता है, चलो देखेंगे बाद में। अब हम पहले प्रिज्म पे आते हैं। तो पहले प्रिज्म के लिए अपन इक्वेशन क्या बनाएंगे, दूसरी सतह के लिए μ1 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E1, इस सतह के लिए स्नेल्स का नियम। अब इस सतह के लिए बेटा स्नेल्स का नियम आ जाए, ले आओ, तो थीटा और R1 है, तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन R1, ठीक है। μ1 की वैल्यू हमारे पास है √3/2, √3/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू इधर √3/2 साइन R1, इधर से √3/2 साइन R2 इज इक्वल टू साइन E1। अब अगर हमें यहां से कहीं से मान मिल जाए किसका, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A हो जाएगा। R1 का मान, एक समीकरण हमारे पास ये है पहले वाले प्रिज्म के लिए, दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, बोले तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री है ना, ये E1 है, E1। तो हमें कहीं से देखो ना, तो ये पता ना ये पता, एक समीकरण है हमारे पास, अज्ञात कितने हैं, R1, R2, E1, थीटा, 4 अज्ञात हैं, 3 समीकरण है ना, ऐसे गिन लिया करो कभी फंस जाओ तो, R2, E1, थीटा, R1 ना, 4 अज्ञात हैं और 1 2 3 4 समीकरण है। मतलब हमें एक रिलेशन और चाहिए, तो एक रिलेशन और देखो, मैं यहां से सोचने की कोशिश करता हूं, आपको अलग डायग्राम बना के। एक प्रिज्म तो ऐसा है, ये ऐसे ही रखा है, दूसरा कैसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, इसको ही कॉपी कर लो। देखते हैं यहां से अपन कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई बुरी बात नहीं। यहां से अब दोनों के अभिलंब सेम ही होंगे, यस, दोनों के अभिलंब सेम होंगे। दोनों सतह के अभिलंब कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे, एक दूसरे से टच करके रखे हुए हैं, तो ध्यान देना कि इसका, अब हम इसको थोड़ा सा पीछे करता हूं, ठीक है। ये वाला कोण अपना E1 है, ये वाला कोण कितना है, E1 है, और इस पर ध्यान देना, ये प्रकाश कण यहां से आ रही थी, यहां से आई इधर गई, ठीक है। यहां पर अभिलंब खींचेंगे तो ऐसे ही खींचेगा, अभिलंब समांतर होंगे। अभिलंब कैसे होंगे बेटा, समांतर ही होंगे, सतह पर लंब, दोनों सतह चिपकी हुई, एक ही तो सतह थी, दोनों चिपकी हुई सतह। तो
प्रकाश किरण कहाँ जा रही, इसमें, ये इस एंगल को अपन क्या बोल रहे हैं, इस एंगल को बोल रहे हैं अपन I2, इस एंगल को क्या बोल रहे हैं बेटा, I2 कह रहे हैं। तो क्या हम इस डायग्राम से कह सकते हैं E1 बराबर होगा I2 के, E1 बराबर होगा I2 के। अब तो बस खेल हो गया, E1 बराबर हो गया किसके, I2 के, है ना। यहां से प्रकाश किरण I, E1 कोण, अब यहां पर आपतित हुई तो अपतन कोण हमने क्या माना है, अभिलंब के साथ अपतन कोण I2 माना, इधर चलेगी। अब ये दोनों लाइन समांतर है तो ये आप इनको ये कह सकते हैं कि एकांतर कोण है ना। कोई भी जैसे दो समांतर रेखा हैं और उनको कोई तीसरी रेखा ऐसे काट रही है तो ये वाला कोण बेटा बराबर होता है, यही कोण है। एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा। बस आपको ये देखना पड़ेगा ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, एक ही जैसी भुजाएं हैं, ठीक है। तो अभिलंब दोनों के समांतर होंगे, पहले का अभिलंब और दूसरे का अभिलंब है, बरोबर। चलिए, तो हमें एक इक्वेशन और मिल गई है। वो इक्वेशन क्या है, E1 इज इक्वल टू I2 और I2 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। I2 का वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, E1 का मान मिल गया, उसके वो R1 R2 दूसरे प्रिज्म के लिए, ठीक है, ये मान मिल गया। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। √3/2 साइन R2 हमारे पास नहीं है, लेकिन साइन E1 का मान हमें मिल गया है, कितना है, ये 6 की बिंदी 60 डिग्री। तो √3 इसको हम इंटू √2 कर देते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो √3 से √3 गया, इससे ये गया, कितना बचा, √2। तो यहाँ से साइन R2 की वैल्यू, साइन R2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1/√2 आई है। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। R2 की वैल्यू मिल गई, R2 की वैल्यू मिल गई तो जश्न मनाओ। ये R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आई है, 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। R1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 डिग्री आ गई है। अब R1 की वैल्यू मिल गई है तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। इसको देख लो, थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री। चलिए, तो थीटा की वैल्यू हमें यहां से मिल गई, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ऐसा। अब क्या करोगे मास्टर, हमने कहा अब देखो ऑप्शन देखो। तो ऑप्शन बेटा पाई के पदों में हमने निकाला है रेडियन में। तो 15 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई ना 12 लिख जाएगा, है ना। ये 15 डिग्री है ना, कहाँ चला गया, अच्छा साइन 45 कौन लिख गया भैया, ये साइन 15 है, 15 डिग्री। इसको कर लो रेडियन में कन्वर्ट। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 15 पाई में चाहिए तो ऊपर रखो पाई, नीचे रखो 180। अब ये काट दो तो 15 12 बार कट जाएगा, सीधे सीधे 12 बार कटेगा, ठीक है। तो ये साइन 15 डिग्री है, बेसिकली कितना हो गया, साइन π/12 आ गया, साइन π/12। यही बीटा की वैल्यू है, इसी की चर्चा कर रहे थे तब से। दिस इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री इज द आंसर। नहीं, इट इज द करेक्ट आंसर। चेक कराते हैं, बीटा का मान एक नहीं आएगा, वो एक कैसे आ जाएगा बेटा, बीटा का मान 12 आ रहा है बेटा, 12 डिग्री, है ना। ये एक लिखा है, इसको काट देना, पता नहीं काय का एक लिखा है। बीटा का मान 1 ले लेंगे तो पाप हो जाएगा। बीटा का मान अगर हमने 1 ले लिया तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 का मान 0, तो ये साइन 0, थीटा भी 0 हो जाएगा, फिर तो सब कुछ 0 0 ही हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, 0 0 ही हो जाएगा। तो देखो दूसरे प्रिज्म में दिया था न्यूनतम विचलन, और न्यूनतम विचलन ना प्रिज्म में एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मिनिमम डेविएशन ही होता है, मिनिमम डेविएशन। और इसके लिए हमें सब कुछ पता है,
सर क्या पता है? सर इसके लिए हमें ये पता है कि I बराबर E होता है, R1 बराबर R2 होता है, बराबर R होता है, इसका मान A/2 के बराबर हो जाता है। सब कुछ पता चल गया यहां से हमें। पहले के लिए पता, दूसरे प्रिज्म के लिए हमें खेलना था, तो दूसरे प्रिज्म के लिए बेटा अपन ने खेल लिया। चलिए अगला सवाल। एक समतल उत्तल पेनो कॉन्वेक्स ठोस तली वाले 1.6 अपवर्तनांक के कांच के बीकर को चित्र में दर्शाया गया है। उत्तल सतह एसपीयू की वक्रता त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, जबकि समतल पृष्ठ एसटीयू एक दर्पण की सतह का कार्य करता है। इस बीकर में अपवर्तनांक n के एक द्रव को PQR सतह तक भरा जाता है यदि h चित्र में OT ऊंचाई पर स्थित बिंदु का प्रतिबिंब स्वयं पर ही बनता है। अगर किसी दर्पण से प्रतिबिंब स्वयं पर ही बन रहा है तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए? फोकस पर, 2F पर। तो निम्न में से कौन से विकल्प सही हैं? हमें सही विकल्प ढूंढना है। तो समतल सतह कौन सी है? एसटीयू समतल पृष्ठ है, एसपीयू वक्रता केंद्र है, समतल उत्तल ठोस तली कांच के बीकर को चित्र में दर्शाया गया है। समतल पृष्ठ एक दर्पण की तरह कार्य करता है। समतल जो पृष्ठ है वो किसकी तरह कार्य करता है? दर्पण की तरह। तो ये इसको सिल्वरिंग कर दो। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस का सवाल हो गया भाई साहब। किसका सवाल हो गया? सिल्वरिंग ऑफ लेंस का। अब सिल्वरिंग ऑफ लेंस की कहानी याद कर लो बेटा। अपन को क्या कराना है? ये यहाँ पर रखा है O पॉइंट पर, O हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है। ये इसकी वैल्यू किसकी है? H के बराबर। ये किसके बराबर है बेटा? H के बराबर। ये चौड़ाई तो बेटा कम ही होती है, हमें H का मान शायद बताना है कि N बराबर इतने के लिए H बराबर इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इसका फोकल दूरी निकालते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाले केसेस का। सिल्वरिंग ऑफ लेंस के केसेस का फोकस दूरी कैसे निकालते थे? याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। कैसे निकालते? हम एक प्रकाश कण भेज देते थे ऐसे कि एक प्रकाश कण भेज दो और फिर निकाल लो। हम निकालते नहीं थे, 2 से गुणा कर देते थे। एक प्रकाश कण को हमने भेज दिया। यहाँ का अपवर्तनांक कितना? एयर है। यहाँ का अपवर्तनांक कितना है? पता नहीं। द्रव को PQR सतह तक PQR यहाँ इसका अपवर्तनांक कितना है और इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.6 है, 1.6। ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू अपन क्या करते थे? इस सतह को पार कराओ। कहां से आ रहे हैं? एयर से। कहां से जा रहे हैं? n में। तो n-1 याद है फोकस दूरी लिखने का तरीका? n-1 अपॉन इस सतह की त्रिज्या। समतल सतह है तो त्रिज्या हो गई अनंत। सतह कैसी है? समतल। तो त्रिज्या कैसी होगी भाई साहब? अनंत हो गई। ठीक है तरीका। फिर हम इस सतह पर आते थे। तो किसी भी सतह पर हम कैसे लिखते थे कि हम किस माध्यम में जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक? तो हम किस में जा रहे हैं? 1.6 में। उसका अपवर्तनांक इस सतह पर कहां से आ रहे हैं? n से। -n डिवाइडेड बाय इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या r और प्लस का r, क्योंकि ये इधर से प्रकाश कण, नीचे से नहीं देखना कि सर ये तो अवतल सतह है, अवतल सतह नहीं। प्रकाश कण कहां से आ रही है? ऊपर से। ऊपर से आ रही है तो ऊपर से हम देखेंगे त्रिज्या r। फिर यहां पर अपन क्या करते थे? ये दर्पण है, फोकस दूरी इसकी क्या हो जाती? फोकस दूरी अपन क्या लिखते थे? ये यहाँ की सामने का अपवर्तनांक। सामने का अपवर्तनांक कितना है? 1.6। इसके सामने का अपवर्तनांक, यहाँ का अपवर्तनांक कितना है? 1.6 डिवाइडेड बाय r/2। तो r कितना? अनंत अपॉन 2। इसकी त्रिज्या बाय 2। ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण है तो उसकी त्रिज्या कितनी हुई? अनंत हुई। तो हम त्रिज्या अपॉन 2 करते थे, या त्रिज्या अपॉन 2 भी नहीं करो, ऐसे ही लिख लो, त्रिज्या लिख लेते थे, सीधे त्रिज्या लिख लेते थे अनंत। और फिर बाद में हम वो 2 से गुणा कर देते थे पूरे में। ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां चले जाओ, यहां पहुंचो और बाद में 2 से गुणा कर दो, फोकस दूरी मिल जाएगी।
सतह पर किस माध्यम में जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक माइनस किस माध्यम से आ रहे हैं उसका अपवर्तनांक बटे आर। ठीक है, ये सतह की बात है। दर्पण के लिए, दर्पण के सामने, क्योंकि दर्पण के सामने अपन आते जाते किस में, कहां से आए 1.6 से, कहां से गए 1.6 में, तो वो नहीं करते हैं। क्या करते हैं, दर्पण के सामने का अपवर्तनांक बटे त्रिज्या, फिर 2 से गुणा कर देते थे। फिर क्या करते थे बेटा, 2 से गुणा कर देते थे। तो यहां से देखो 1/f इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 से गुणा होगा तो 3.2 माइनस 2n डिवाइडेड बाय त्रिज्या r, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई, r की वैल्यू दी है 9 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है बेटा, 9 सेंटीमीटर। तो f जो आ गया वो 9 डिवाइडेड बाय 3.2 माइनस 2n। ये अच्छा सवाल था लेकिन आसान बन गया है ना, ये याद रखना बेटा, है ना। और जेईई एडवांस में ना ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस के केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या करना है, प्रतिबिंब वही बनाना है, प्रतिबिंब वही बनाना है, वही करना है ना। प्रतिबिंब अगर हमें वही बनाना है तो h बराबर कितना होना चाहिए, 2r। इमेज वही बनाने के लिए, इमेज वही बनाने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, इमेज अगर हमें वही बनाना है तो h का मान है वो 2f के बराबर होना चाहिए। h का मान किसके बराबर हो जाना चाहिए, 2f के बराबर, 2f, है ना। इस संयोजन की r इक्विवेलेंट, है ना। वैसे तो r तो इसकी त्रिज्या है, लेकिन हम कहें ये एक संयोजन है, ठीक है, दर्पण है, दर्पण है, ये पूरा पॉल्सिंग की हुई है, तो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है सर, दर्पण की तरह। किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, दर्पण की तरह। सर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो देखो फोकस दूरी अनंत है तो समतल दर्पण, फोकस दूरी पॉजिटिव आई तो अवतल दर्पण, फोकस दूरी नेगेटिव आई है तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से बेटा अपन देख लेते हैं। चलिए अब देख लो भैया, f का मान हमारे पास आ गया, तो h इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 9/3.2 माइनस 2n म्यू, क्या ले रहे थे, n माइनस 2n, 2 इंटू ऐसे करके। अब बेटा वैल्यू क्रॉस चेक कर लेना है इसमें। वैसे यहाँ से हम सॉल्व करें तो जो h की वैल्यू है अंततः कितनी आ जाएगी, ये 9/1.6 माइनस n, 1.6 माइनस n। अब n की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू पुट करो और h की वैल्यू निकालिए। ये थोड़ी डेसिमल में कैलकुलेशन आएगी, दशमलव में आएंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे पहले ऑप्शन के लिए n का मान 1.42, h का मान 50 है। पहली कैलकुलेशन में n इज इक्वल टू कितना है, 1.42, ठीक है, और h का मान कितना आया, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना, इसका मान यहाँ पे रखना और h का मान निकालना कितना आ रहा है, 50 आया तो सही है, नहीं आया तो नहीं। ऐसे ही सभी चारों ऑप्शंस के लिए बेटा आपको चेक करना होगा। कितने ऑप्शंस के लिए, 4 ऑप्शंस के लिए। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल में कहा जाता, समतल ध्रुवित नीले रंग की एक किरण एक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित है कि प्रिज्म की सतह से उसका परावर्तन नहीं होता, प्रिज्म की सतह से उसका परावर्तन नहीं होता। इस अवस्था में निर्गत किरण का विचलन कोण 60 डिग्री है, निर्गत किरण का विचलन कोण 60 डिग्री है। इसी प्रिज्म से प्रिज्म बेटा सेम लिया है, लाल रंग के प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा मिनिमम बराबर कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। नीले प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक √3 है। कौन कौन से कथन सत्य हैं, कथन क्या हैं, नीला प्रिज्म का आपतन कोण, अपवर्तनांक, ये सब कुछ चीजें पूछी गई हैं। चलिए तो पहला चीज क्या है बेटा, प्रिज्म की सतह से परावर्तन नहीं होता, प्रिज्म की सतह से परावर्तन नहीं होता है, समतल ध्रुवित नीले रंग की किरण पर है। तो देखो इसका मैं फोटो बनाता हूं बेटा,
ये अपना एक प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म। यहां पर एक आपतित प्रकाश किरण है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधे ऐसे चली जाती, सीधे ऐसे चली जाती अगर प्रिज्म नहीं होता तो। लेकिन प्रिज्म है तो उसमें विचलन हो रहा है। प्रिज्म का काम क्या है, विचलन कराना। अब प्रकाश किरण यहां से आई और मान लीजिए कहीं यहां चली गई। प्रिज्म के लिए खास कुछ होता ही नहीं है, वही बेसिक चीजें हैं। इस कोण को अपन क्या कहते थे सर, R1, इसको क्या कहते थे, R2। ये विचलन कोण डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा अगर मैं बनाऊं तो यहां से ऐसे बनाऊंगा, ये डेल्टा है, डेल्टा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। प्रिज्म कोण कितना है, A है ना। उसी प्रिज्म दोनों केस में सेम ही है, सेम ही है ना, इसी प्रिज्म से। तो ये वाला प्रिज्म कोण भी कितना है, A है, और ये वाला प्रिज्म कोण भी कितना है बेटा, A ही है, A ही है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, परावर्तन नहीं हो रहा है ना। वैसे किसी सतह पर जब प्रकाश किरण आती है तो उसका कुछ भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो रहा है। यहां पर परावर्तन नहीं हो रहा है, ऐसे चली गई, तो ये नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए बेटा, अपन ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण आती है ना ब्रूस्टर कोण पर, थीटा पी पर, तो जो परावर्तित किरण होती है उसमें डॉट कंपोनेंट होते हैं और ये पूर्णतः ध्रुवित होती है। डॉट कंपोनेंट होते हैं, पूर्णतः ध्रुवित होती है, ठीक है। और तो ये यहां जा ही नहीं रही है, इसका मतलब इसमें डॉट कंपोनेंट है ही नहीं। जो आपतित किरण है इसमें डॉट कंपोनेंट है ही नहीं, एरो ही है। कौन से कंपोनेंट है, एरो ही है। और सवाल में बोला गया है कि ध्रुवित है, ध्रुवित है ये, अच्छा ध्रुवित है, और डॉट कंपोनेंट नहीं है, तो एरो कंपोनेंट ही होंगे यहां पर। ये परावर्तित हो रही है। इसका अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3 दिया है। किसके लिए, नीले पर, अच्छा ये प्लेन अपोजिट लाइट, ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट के लिए ये अपवर्तनांक कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। तो अपन क्या लिखते हैं, ब्लू लाइट के लिए ये √3 दिया गया है। तो tan जो थीटा पी है, ब्रूस्टर कोण है, वो √3 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा में थीटा पी का मान मिल गया कि आपतन कोण कितना, 60 डिग्री। समतल ध्रुवित प्रकाश है और आपतन कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब हम R1 निकाल सकते हैं क्या, तो हम लिखेंगे 1 इंटू साइन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। यस सर, निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा पी का मान कितना, 60 डिग्री, इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। साइन R1, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ये √3/2 होती है, इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। √3 से √3 गए, R1 का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। R1 का मान कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री आ गया। अब R2 हमें पता नहीं है, ठीक है। E भी पता नहीं है, निर्गत कोण कितना है। हमको एक चीज पता है कि I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू क्या होता है, I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू विचलन होता है। हमें इसमें से ये दोनों चीजें नहीं पता है। ये पता है क्या, R2, R2 भी नहीं पता है। डेल्टा का मान पता है 60 डिग्री, I का मान पता है 60 डिग्री। अच्छा, I का मान कितना दिया गया, 60 डिग्री, प्लस E माइनस से इसका मान भी कितना है, 60 डिग्री। तो यो गया, E बराबर किसके आ गया, A के। E और A बराबर अब मिल गए हमें क्या मिल गया, E तथा ये दोनों बराबर बराबर मिल गए हैं। चलिए अब और क्या जानकारी है, पूछा क्या गया है। नीला प्रकाश आपतन तल में ध्रुवित है, बिल्कुल सही है। आपतन तल में ध्रुव है, मतलब उसमें डॉट कंपोनेंट नहीं है। डॉट कंपोनेंट मतलब आपतन तल के लंबवत वाले कंपोनेंट नहीं है, तो आपतन तल में ही ध्रुवित है। लाल प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश सेकंड वाला प्रिज्म है, प्रिज्म कोण इतना है, वायु में अपवर्तनांक कितना है। प्रिज्म कोण कैसे ढूंढा जाए अब, हेलो 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 हेलो, प्रिज्म कोण कैसे ढूंढा जाए, कोई और जानकारी। बस यही है कि दोनों के प्रिज्म कोण सेम हैं, डेल्टा बराबर दिया गया है। अच्छा सोचते हैं,
इस सतह पर स्नेल्स का नियम लगाऊं क्या? तो इस सतह पर अपन क्या लिखेंगे, सेकंड वाली सतह पर म्यू का मान कितना है, √3 इंटू साइन R2 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, 1 इंटू साइन ई। अब देखो ई का मान तो किसके बराबर है, ए के, ई का मान किसके बराबर है, ए के, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो R1 का मान हम निकाल चुके, क्या R1 का मान आ गया 30 डिग्री, ओहो 30 डिग्री माइनस R2 इज इक्वल टू ए। तो R2 का मान कितना आ गया, R2 का मान आ गया a माइनस 30, R2 का मान आ गया बेटा a माइनस 30। अब अगले पन्ने पे चलते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, √3 साइन R2 का मान कितना है, a माइनस 30 डिग्री, a माइनस 30 डिग्री, और e का मान भी a है, इज इक्वल टू साइन a, इज इक्वल टू क्या है बेटा, साइन a, e का मान a के बराबर है। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, a अज्ञात है, हम यहां से a निकाल सकते हैं क्या? तो चलो यहां लिख रहा हूं मैं साइन a प्लस a माइनस b का फॉर्मूला, साइन a कॉस b मतलब कॉस 30 माइनस कॉस ए, और कुछ कर सकते हैं क्या, 2 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कॉस ए साइन बी का मान साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए। √3 या √3 को हम इसके बटे में लिए गए। बेटा अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए निकालना है, ए की अज्ञात है, सॉल्व करने का तरीका आपका अपना हो सकता है, √3। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3/2 साइन ए माइनस कॉस ए, और इसकी वैल्यू 1/2 हो गई है, ये हो गया साइन a/√3, साइन a/√3। तो 2 तो कॉमन आके हम इधर भेज देंगे, तो साइन a √3 साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 साइन a/√3, ऐसा। अब बेटा इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बना के कुछ करके, इतनी कैलकुलेशन हो रही है क्या यार, या और कुछ ट्रिग्नोमेट्री आप जो लगाना चाहें, हमको तो अभी यही समझ में आ रहा था भाई। वैल्यू तो सही ली है ना, √3 है ना, अब वर्तनांक की वैल्यू √3 ही है। यहां से R2 का वैल्यू a माइनस 30 आया है, इसका वैल्यू इसके बराबर है, e बराबर a है, तो e बराबर a है, R2 बराबर इतना है, तो इसके मान रखे R2 के और e के। √3 है वैल्यू, एक बार मैं चेक करूं क्या पीपीटी में, √3 ही दी है क्या, √3 दी है बेटा, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आ जाए इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप मैथ्स के विद्यार्थी हैं, सॉल्व करके आप a का मान निकालेंगे, सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे बेटा, a का मान निकाल लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक वगैरह बने, इसकी जगह वर्ग समीकरण कुछ करके जो आपको समझ में आए वो करिएगा, है ना। यहाँ से और आसानी से कुछ कर सकते थे, मैं वो सोच रहा हूँ। दो से गुणा करो, 2 से भाग करो, नहीं चलो कर लेना सॉल्व, है ना। तो अभी हमें ये आंसर मिल गया। प्रिज्म कोण के लिए आपको ये चेक करना है, ए की वैल्यू चेक करना है, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो छोड़ो, वायु में निर्गत तल पर नीले प्रकाश का अपवर्तन कोण, ये R2 की वैल्यू कह रहे हैं, R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R2 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखो बेटा हमें यहाँ पर अगर ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ से R2 भी निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से बेटा हम R2 की वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, अगर ए की वैल्यू मिल गई तो, ठीक है सर। तो ए भी मिल जाएगा, R2 भी मिल जाएगा,
और न्यूनतम विचलन रेड कलर, तो म्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, ये रेड कलर वाले प्रिज्म के लिए, रेड प्रिज्म के लिए, रेड प्रिज्म के लिए। अच्छा, मैं एक बार आंसर से देख लूं कि ए की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन में दी है ना, तो वैल्यू पुट कर देंगे और पता चल जाएगा। 1 3 4 3 1 गलत ही है, कुछ भी नहीं, मतलब 45 नहीं है, लेकिन कितना ये पता नहीं है। म्यू इज इक्वल टू अपन कैसे लिखेंगे, साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। तो म्यू की वैल्यू कितनी, सर म्यू की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। साइन डेल्टा एम कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, प्लस ए डिवाइड बाय 2 और साइन ए बाय 2, साइन ए बाय 2। अब मेन चीज़ ए की वैल्यू फंस रही, वो कैलकुलेट करके निकालना। जैसे ही हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पटकेंगे, तो आपको म्यू की भी वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू निकालोगे तो म्यू की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो चेक कर लेना, शायद जैसा कि इधर दिया हुआ है कि ये वाला नहीं है, ये दोनों सही है। अगर अपवर्तन कोण 60 है तो ए की वैल्यू कितना आना चाहिए, अपवर्तन कोण 60 है तो ए की वैल्यू आना चाहिए 90 हैं, क्योंकि 90 माइनस 30 ही 60 होगा। चलो चेक करना, चलिए। तो चलो बेटा, और क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे आगे, है ना। मुझे उम्मीद है ये चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, और क्वेश्चन करते रहिए, आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है वो भी आप ट्राई करते रहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।